नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ में हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, गुजरात चुनाव में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है, सियासी हमले तेज होते जा रहे हैं, चुनावी सभाओं में धर्म जाति का शोर बढ़ता जा रहा है, आतंकवाद और तुष्टीकरण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है। बीजेपी के नेता आतंकवाद और तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। बीजेपी अपने विरोधियों पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का गंभीर आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में बटला हाउस और मुंबई आतंकी हमले का जिक्र करके माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी को आतंकवादियों का समर्थक बताया। बीजेपी की बदलती जुबानी और चढ़ती रणनीति को आज में डिकोड करने वाला, तुष्टीकरण के इर्द गिर्द कांग्रेस की घेराबंदी समझने की कोशिश भी करूंगा, आपको भी समझाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को महाजीत में बदलने में जुटी हुई है। 150 से ज्यादा सीटों के टारगेट के साथ बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। बीजेपी साल 2022 के अपने 127 सीटों वाले रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। बीजेपी को कांग्रेस की 149 सीटों पर जीत वाला बैरियर भी पार करना है। बीजेपी की जीत में वो सीट खास मानी जा रही है जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी खासी है और गुजरात के चुनाव जंग में सबकी नजरें मुस्लिम वोटरों पर टिकी हैं। गुजरात के मुस्लिम वोटरों के मन में क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने समझाने की कोशिश करूंगा। उधर गुजरात चुनाव में धर्म और जाति वाले घमासान में कांग्रेस भी अब पीछे नहीं है। राजकोट के कांग्रेस उम्मीदवार ने जो बयान दिया, उस बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस उम्मीदवार ने अजमेर और सोमनाथ पर विवादित बयान दिया था। अभी यह विवाद थमा नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जाति वाला दाव सामने आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने जाति वाले दाव को आधार बनाकर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, यह भी आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। और गुजरात में पहले चरण की वोटिंग के लिए बस 2 दिन बचे हैं। करीब 20 घंटे बाद पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, गुजरात में इस बार तिरकोलीय मुकाबला हो रहा है। तीनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह ने कमान अपने हाथों में थमाम ली है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार मैदान में डटे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज 4 रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ के अंजार, जामनगर और गोवर्धनपुर में, भावनगर के पलिताना और राजकोट में रैलियों को संबोधित किया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज मेहसाणा जिले की खेरालू, बड़ोदरा के सांवली, अरावली के भिलोड़ा और अहमदाबाद के नारनपुर में विधानसभाओं का मोर्चा संभाला। बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील करते नजर आए। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। आज गांधीनगर में मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ी सभा को संबोधित किया। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का आज सूरत में रोड शो का कार्यक्रम रहा। गुजरात चुनाव के लिए जारी घमासान अपने निर्णायक दौर में पहुंच गया है और वोटिंग से पहले आखिरी चंद घंटे बेहद अहम होने वाले हैं।
इन चंद घंटों में जिस भी दल ने अपने पक्ष में माहौल बना लिया वो चुनाव के नतीजों पर बड़ा प्रभाव छोड़ने में कामयाब होगा। आखिरी दौर में बड़े नेताओं के प्रचार अभियान का रूट प्लान भी बेहद खास रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कैसे गुजरात की लड़ाई धर्म और जात पर आ गई है। गुजरात चुनाव में धर्म और जात के हिसाब से वोटर्स के ध्रुवीकरण की कवायद तेज होती दिख रही है और गुजरात चुनाव के आतंकवाद पर बात हो रही है। गुजरात चुनाव में तुष्टीकरण पर चोट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को लोगों को याद दिलाया कि गुजरात लंबे वक्त से आतंकवाद के निशाने पर रहा है। सूरत अहमदाबाद में हुए धमाकों में गुजरात के लोग मारे गए। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। पीएम मोदी ने बताया कि उस वक्त जब उन्होंने केंद्र की सरकार से आतंकवाद पर निशाना लगाने के लिए कहा तो उन्होंने निशाना बनाया जाने लगा और कांग्रेस के वक्त देश में आतंकवाद चरम पर था। पीएम मोदी ने बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान कांग्रेस के नेताओं के आतंकवादियों के समर्थन में रोना रोया। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर बड़ा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद कांग्रेस का वोट बैंक है। आम आदमी पार्टी और ओवैसी को भी पीएम मोदी ने नहीं बख्शा। उन्होंने इनडायरेक्टली इन दोनों दलों पर भी हमला बोलते हुए कहा अब सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि ऐसी कई और पार्टियां खड़ी हो गई हैं जो शॉर्टकट और तुष्टीकरण की राजनीति में यकीन रखती हैं। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जब उन्होंने बटला हाउस एनकाउंटर और मुंबई पर आतंकी हमले पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं मोदी को टारगेट करने में लगी रही। आप याद करिए दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं। उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू हैं। भाइयों बहनों, ऐसे दलों से गुजरात को, देश को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आज आपसे बात करते हुए मुझे 14 साल पहले हुए मुंबई हमले की तस्वीरें भी याद आ रही है। देश पर हुआ यह सबसे बड़ा आतंकी हमला था, लेकिन इस हमले के बाद कांग्रेस सरकार आतंक के आकाओं पर कार्रवाई करने के बजाय हिंदुओं पर आतंकी होने का लेबल चिपकाने की साजिश कर रही थी। इसलिए मैं कहता हूं, वोट बैंक की ऐसी सियासत करने वालों को गुजरात से दूर ही रखना है। आज भाजपा सरकार चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में आतंकवाद को सख्ती से कुचलने में जुटी हुई है। और 2008 में मुंबई आतंकी हमला, बटला हाउस एनकाउंटर, अहमदाबाद सूरत सीरियल ब्लास्ट का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने गुजरात की जनता को कांग्रेस से दूर रहने की हिदायत दी है। पीएम मोदी का कहना है कि अगर तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही तो हिंदुस्तान आतंकवाद का सामना करता रहेगा। इससे पहले शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात में बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आतंकवाद का समर्थक बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है,
और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी है भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है। भाइयों बहनों, आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा है। इसलिए जो भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवाद समर्थक हैं, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जिनके जीन्स का हिस्सा हो, उसको वोट देकर के हम अपने वोट को कलंकित कतई न करें, कतई न करें। और इससे पहले होम मिनिस्टर अमित शाह कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाते रहे। इस मसले पर अमित शाह कांग्रेस पर हमलावर रहे। कश्मीर में धारा 370 खत्म करने, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात करते हैं। बीजेपी का आरोप लगाती है कि कांग्रेस और दूसरे दल आतंकवाद पर चुप्पी साधते हैं ताकि उनके वोट बैंक को ठेस न पहुंचे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बार बीजेपी अपनी जीत को बड़ी जीत करने में जुटी है। पार्टी 150 से ज्यादा सीट जीतने के टारगेट लेकर चली है। बीजेपी को अभी तक सबसे ज्यादा 127 सीटें साल 2022 में हासिल हुई थी, जबकि गुजरात के अभी तक के चुनाव में, चुनावी इतिहास में जीत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम है। साल 1985 में कांग्रेस रिकॉर्ड में 149 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और इतिहास भी बना चुकी है कांग्रेस। ऐसे में बीजेपी के लिए इससे सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस की है। कांग्रेस जितनी पीछे जाएगी, बीजेपी के नंबर उतने ज्यादा बढ़ेंगे और यही वजह है कि बीजेपी के निशाने पर लगातार कांग्रेस रही है और कांग्रेस से हटकर जो सीट बीजेपी को नहीं जाएगी उसे आम आदमी पार्टी के पास जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। कहना गलत नहीं होगा, कमजोर होती कांग्रेस पर बीजेपी आम आदमी पार्टी दोनों पर नजर है। बीजेपी कांग्रेस को कमजोर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी का ज्यादा फोकस कांग्रेस पर दिख रहा है और तुष्टीकरण को सबसे बड़ा हथियार बनाकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसे में गुजरात के मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि गुजरात के मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या है। बीजेपी की चुनावी रणनीति यही संकेत दे रही है। बीजेपी का जोर एक तरफ मुस्लिम वोटों के बंटवारे पर ज्यादा दिख रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हिंदू वोटों को ज्यादा से ज्यादा एकजुट करने पर जोर दे रही है। और गुजरात के मुस्लिम वोटरों के इस पर 3 दावेदार मैदान में हैं। कांग्रेस के साथ इस बार आम आदमी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी उम्मीद लगाए बैठी है, जबकि गुजरात का चुनावी इतिहास बताता है कि गुजरात का मुस्लिम वोटर अक्सर उन उम्मीदवारों के साथ जाता है जिनके जीतने की संभावनाएं ज्यादा होती है। इसी के साथ गुजरात का मुस्लिम वोटर यह भी जरूर देखता है कि भविष्य में उनके लिए कौन मददगार साबित होगा, जिसके नेतृत्व में समाज का ज्यादा विकास संभव होगा। गुजरात की 53 सीटों पर मुस्लिम वोटर 10 से 61% तक के हैं। इन्हीं सीटों का वोट पैटर्न तय कर देगा कि बीजेपी अपना पिछला 127 सालों का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। और ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि बीजेपी के दबदबे वाली 76 शहरी सीटों में मुस्लिम बहुल सीटें भी शामिल हैं, जैसे खड़िया, जमालपुर, दरियापुर, कालूपुर, दनीलामांदा, बेलमपुर और बापूनगर सीटें। ये मुस्लिम आबादी तकरीबन 20% से 61% है। और इस तरह के हालात सौराष्ट्र के वांकानेर, सोमनाथ, द्वारका और खंभालिया में भी, कंच के अबडासा, मांडवी और भुज, उत्तर गुजरात के वडगांव, सिद्धपुर, अहमदाबाद के ढोलका, पंचमहल के गोधरा, भरूच जिले के भरूच वागरा और जनबुसर में खेड़ा के मटर, महमदाबाद, मधुआ, सूरत के लिंबायता और सूरत के पूर्व है। इस खींचतान के बीच मुस्लिम वोटर्स के बंटवारे की साजिश की बात कही जा रही है। ऐसे समझिए कि सूरत पूर्व में 14 में से 12 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। लिंबायत में कुल 44 में से 36 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। अहमदाबाद के बापूनगर में 29 में से 9 मुस्लिम कैंडिडेट हैं।
जमानपुर, खड़िया और 8 से 4 है। दरियापुर में 7 उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। मुस्लिम वोटरों को लेकर जबरदस्त खींचतान है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को बहुत ज्यादा निराश नहीं किया है। साल 2017 में इन 53 मुस्लिम बहुल सीटों में से बीजेपी ने 28 सीटों पर और कांग्रेस ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, गुजरात में धर्म और जाति का शोर बढ़ने लगा है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी आगे चल रही है तो कांग्रेस पीछे नहीं हो रही है। राजकोट में कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने अजमेर और सोमनाथ पर टिप्पणी कर विवादित बयान खड़ा कर दिया। राजकोट पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार इंद्रनील राजगुरु ने शनिवार को एक जनसभा को संबोधित किया, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग थे। जनसभा में राजगुरु ने कहा, अजमेर में महादेव और सोमनाथ में अल्लाह का वास है। कांग्रेस के उम्मीदवार इंद्रनील ने क्या कुछ कहा, जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया, वो मैं आपको राष्ट्र के आवाज के जरिए सुनवाना चाहूंगा। अजमेરમાં પણ મહાદેવ બેઠા છે ને સોમનાથમાં પણ અલ્લાહ બેઠા છે। આ વાત કોંગ્રેસે પણ નથી મૂકી। અલ્લાહનો જય જયકાર કરું ને તમે મહાદેવનો જય જયકારો। સાલા આપણને જે સુધારા કરવા માંગે છે ને એને ખબર પડવી જોઈએ કે અમે ઇન્સાન છીએ, અમને ખબર છે અમારા માટે બધું સરખું છે। बोलो अल्लाहू अकबर। और कांग्रेस उम्मीदवार के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कांग्रेस पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा रही है, जबकि इंद्रनील का कहना है कि वो दोनों धर्मों को एक साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रचार की कमान संभाली हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बीजेपी पर हमलावर है। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। आज मल्लिकार्जुन ने अपनी जाति का कार्ड खेल दिया। दलित समुदाय के आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष ने जाति के नाम पर पीएम मोदी को घेरा। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन ने कहा कि वो अक्सर कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, अगर हम कुछ नहीं करते तो आप लोकतंत्र नहीं पाते। पीएम हमेशा कहते हैं वो गरीब है, हम गरीब हैं और हम तो गरीब से भी गरीब हैं। मल्लिकार्जुन की नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हम तो अछूतों में आते हैं, कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी तो चाय भी कोई नहीं पीता। मल्लिकार्जुन ने क्या कुछ कहा, राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे भाई 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आप लोकतंत्र नहीं पाते थे। और आपके जैसा आदमी जो हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं, कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। और फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ, तेरी हैसियत क्या है कहा। अरे ऐसे बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। कितने बार झूठ बोलेंगे? झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। और गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का तूफानी प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जनसभाएं की हैं। पालीताना की जनसभा में पीएम मोदी ने एक बार फिर से राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनकी पदयात्रा पर निशाना साधा। कहा, जिन लोगों ने गुजरात में नर्मदा का पानी रोकने की कोशिश की, कई सालों तक गुजरात को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया, आज उन्हीं लोगों के कंधे पर हाथ रखकर पदयात्रा निकाली जा रही है।
हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता मेधा पाटकर भी नजर आई थी। बीजेपी मेधा पाटकर के बहाने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेरते रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी मेधा पाटकर को पिछले दरवाजे से एंट्री करवाना चाहती है और पीएम मोदी आज अपनी चुनावी रैलियों में गुजरात की जनता से भावुक अपील करते नजर आए। पीएम वो दिल्ली में है, यहां तो आपका अपना नरेंद्र भाई है। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो भावुक अपील सुनवाना चाहता हूं जो उन्होंने अपनों के बीच गुजरात में की। ભાઈઓ બહેનો, વિકાસની એટલી બધી વાતો છે કે અહીં બેઠેલા જુવાનિયાનું ભવિષ્ય નિર્ધારિત કરી દીધું છે। એના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટેની ગેરંટી લઈને અમે આવ્યા છીએ। અને ભાઈઓ બહેનો, 25 વર્ષમાં ગુજરાતને વિકસિત ગુજરાત બનાવીને રહેવું છે, દુનિયાના સમૃદ્ધ દેશોની તોલે લાવીને મૂકવું છે। અને એના માટે ભાજપની સરકાર તો બનવાની છે, એ અમે નથી બનાવવાના, તમે બનાવવાનું નક્કી જ કરી લીધું છે। પણ એમાં તમારો કોઈ વિસ્તાર પાછળ ના રહી જવો જોઈએ। એકાદ કમળ ન ખીલે ને તો મનમાં એમ થાય કે ભાઈ હવે આટલું બધું કરીશું ને આપણો વિસ્તાર કેમ રહી ગયો। અને એટલા માટે જ્યારે આટલું મોટું પ્રવાહ પેદા થયો છે તો આપણે પણ આ ગંગા જ્યારે વહી રહી છે વિજયની, તો આપણે પણ પુણ્ય લેવું જોઈએ। એક પણ વિધાનસભા સીટ એવી ના હોય આ વખતે કે જેમાં કમળ પાછળ રહી જાય। આ નિર્ણય કરવા માટે હું આપની પાસે આવ્યો છું। કરશો? પરંતુ એના માટે પહેલું કામ કરવું પડે, દરેક પોલિંગ બૂથમાં વધુમાં વધુ વોટ કરાવવા પડે। એક મારો નાનકડો સંદેશ પહોંચાડશો? બધાને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ પાલીતાણા આવ્યા હતા। શું કહેવાનું? जरा बोलो न, शू कहशो? ये पीएम साहेब आया थे એવું ના કહેતા હો ભાઈ। એ પીએમ બીએમ બધું દિલ્હીમાં, અહીં તો આપણા નરેન્દ્રભાઈ પાલીતાણા આયા હતા અને તમને બધા વડીલોને એમણે પ્રણામ પાઠવ્યા છે। આટલું કહી દેશો? આ વડીલોને મારા પ્રણામ પહોંચાડશો? ભાઈઓ બહેનો, વડીલોને પ્રણામ જરૂર પહોંચાડજો, કારણ કે એમના આશીર્વાદ મારા માટે મોટી ऊर्जा છે। होम मिनिस्टर अमित शाह भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। गुजरात के लोगों के सामने कांग्रेस की पुरानी गलतियों को रख रहे हैं। आतंकवाद से निपटने की तैयारी हो या आर्थिक नीतियों का मसला, अमित शाह आज फिर कांग्रेस को घेरते नजर आए। इकोनॉमी के मसले पर सोनिया गांधी मनमोहन सिंह सरकार ने देश को 11वें नंबर पर रखा था। पीएम मोदी के राज में आज हमारा देश दुनिया में 5वें नंबर पर है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार में देश का हाल क्या था। रोजाना पाकिस्तान से आलिया मालिया हिंदुस्तान में घुस आते थे, उनके हमलों से रोजाना हमारे जवान शहीद हो रहे थे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि मैं आपको क्या कुछ कहा है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। 10 वर्ष સુધી કોંગ્રેસની સરકાર ચાલી, સોનિયા મનમોહનની સરકાર ચાલી। 10 વર્ષ સુધી પાકિસ્તાનથી રોજ આલિયા માલિયા જમાલિયા ઘૂસી જતા હતા અને જવાનોના માથા કાપીને લઈ જતા। અને કોંગ્રેસના વડાપ્રધાનમાં હિંમત નથી એની સામે ઊભ કરવાની, કારણ કે એમને એમની વોટ બેંકની બીક લાગતી હતી। વોટ બેંકની બીક લાગતી। મિત્રો, નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન બન્યા 2014માં પાકિસ્તાને ફરીવાર ભૂલ કરી। એટલું ભૂલી ગયા કે હવે કોંગ્રેસની સરકાર નથી, ભાજપની સરકાર છે અને મનમોહન સિંહ વડાપ્રધાન નથી, ગુજરાતનો દીકરો નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાન છે। એ ભૂલી ગયા અને પરિણામે ઉરી ને પુલવામામાં હુમલો કર્યો। 10 દિવસમાં નરેન્દ્રભાઈએ સેનાના જવાનોને હુકમ કર્યો, સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક, એર સ્ટ્રાઇક કરી પાકિસ્તાનના ઘરમાં ઘૂસી આતંકવાદીઓનો ખુરદો બોલાઈ આપણા સેનાના જવાનો સહી સલામત ભારત માતા की જયના નારા સાથે પાછા આવી ગયા। અને આની સાથે
નરેન્દ્રભાઈએ સમગ્ર દુનિયાની અંદર એક સંદેશ મોકલ્યો કે ભારતની સીમા અને ભારતની સેના એની સાથે છેડખાની ના कराय, नहीं तो परिणामों भोगववा पड़े। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात।